हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो बाहर बैठा अब रुद्र या अदिति दोनों में से किसी के जग जाने का इंतजार कर रहा था। अभी कुछ ही देर में रुद्र की नींद खुल गई। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से नींद से बाहर नहीं आया था। उसने आधी नींद में ही अदिति को एक बार फिर अच्छे से गले लगा लिया। उसे उसके सीने में मिल रही गर्माहट की वजह से अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी लड़की से गले से लगा हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा तो वो भौचक्का हो गया। उसने जिसे गले से लगा रखा है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अदिति है। ये जानकर वो जल्दी से उससे दूर होने लगा, लेकिन अदिति ने उस पर अपनी टांग डाल रखी थी और साथ में उस पर हाथ भी डाल रखा था। वो थोड़ा थका हुआ सा महसूस कर रहा था, इस वजह से वो अदिति को हटा नहीं पाया। वो धीमे से बोला, अदिति, ओ अदिति। वो उसे दूर करने की कोशिश करता है। चुपचाप सो जाओ, बहुत बदमाश हो गए हो आप, उसने आधी नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा और उसके बाद उसे और कसकर गले से लगा लिया। अरे मेरी माँ खड़ी हो, उसने गुस्से में कहा। वो फिर से उसे कसकर गले से लगा लेती है। यार खड़ी हो, उफ। इस बार जब उसने जोर लगाया तो अदिति की आंखें खुल गई। सॉरी, वो मैंने आपको, उसे जैसे ही पता चला कि उसने रुद्र को गले से लगा रखा था वो शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत अपने पैर को उसके पैर के ऊपर से हटाया और हाथ भी दूर कर लिया, मानो उसको करंट आ गया हो। वो सॉरी, कल रात को आप डर महसूस कर रहे थे, हम सब मिलकर आपको हॉस्पिटल लेकर आए, आप दोबारा न डर जाए, इसीलिए मैंने सोचा आपके पास ही रहती हूँ। लेकिन जब नींद आई तो पता ही नहीं चला मैं कब आपके पास सो गई थी। सॉरी। वो लगातार एक्सप्लेन किए जा रही थी कि आखिर उसने किस तरह से गलती से उसे गले से लगा लिया था और उसके बाद सो गई थी। रुद्र कुछ देर तक उसकी तरफ एकटक देखता है। वो उसके बिखरे बालों और चिंता से भरे चेहरे को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि कल जो डर उसने रात में महसूस किया था उसकी वजह से वो भी काफी डर गई थी। अपने लिए पहला इतना डरा हुआ उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। उसे वो मंजर अब भी याद आ रहा था, हालांकि अब वो काफी सामान्य महसूस कर रही थी। कई बार जब शिजोफ्रेनिया के दौरे पड़ते थे तो वो काफी डर जाता था और उसके आसपास के लोग उसे संभालने के लिए भी नहीं आते। जब वो बेहोश हो जाता तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, लेकिन कल अदिति ने उसे पहले ही संभाल लिया था। उसने उसका डर कम किया था। वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आई थी। वो उसकी तरफ एकटक ऐसे देख रहा था मानो कोई छोटा बच्चा चांद की तरफ देखता है। अपने आप को यूं घुरता हुआ पाकर अदिति असहज हो गई। उसने कहा, यूं आप क्या देख रहे हो मुझे? कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, तुम कल मुझे वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आई। ये खड़ूस मुझे थैंक यू बोल रहा है। अदिति, मेरी जान, जल्दी से पिंच कर खुद को। वो मन ही मन बड़बड़ाई, क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, बाय। उसने इतना कहा और उसके बाद उसके रूम से जल्दी से चली गई। अरे यार सुनो तो, बात भी अच्छे से नहीं की इसने तो। खैर, थैंक यू अदिति, शायद तुम कल रात को ना होती तो मैं इतना नॉर्मल फील ना करता। रुद्र धीमे से बुदबुदाया। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो एक बार फिर उसी पल को याद करने लगा जब वो अदिति के सीने में दुबका हुआ था। उसे सच में कल रात को बहुत अच्छी नींद आई थी और ये ड्रग्स की वजह से नहीं बल्कि अदिति की वजह से आई थी। वो मन ही मन उसको थैंक यू बोल रहा था। आखिर पिछले 7 सालों में उसे इतनी सुकून भरी नींद पहले नहीं आई थी। वो वहीं बाहर अदिति, वो बिना लोगों की परवाह किए उछल पड़ी। ये मतलब उसको अच्छा लगा था। ये तुम कमाल हो अदिति, कमाल हो। वो खुद की तारीफ करती है, तभी अविनाश उसे देख लेता है। अविनाश को अपनी ठीक सामने पाकर वो चौंक गई। क्या हुआ मैम, आप खुश नजर आ रही है।
वो ऐसे ही, और कुछ नहीं। ओह बढ़िया है, आप कहाँ जा रही है? मैं आपके लिए तो चाय लेकर आ चुका हूँ। अच्छा, पर दो ही है, उनके लिए? वो सर को नर्स ने अभी के लिए चाय देने से मना किया है, चलिए हम ही पीते हैं। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद अदिति वापस उसके साथ आ गई। इस दौरान मन ही मन वो रुद्र के बारे में सोच रही थी। उसे काफी अच्छा लगा था कि कई सालों के बाद रुद्र के चेहरे पर उसने वही पुरानी इस्माइल देखी थी। हालांकि वो इस्माइल कब तक कायम रहेगी ये उसे मालूम नहीं था। रुद्र रूम में बेड पर लेटा हुआ था। इस दौरान उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो कुछ देर पहले के बारे में ही सोच रहा था जब उसे पता चला कि वो अदिति के सीने से लगकर सो रहा था। इस दौरान अदिति ने उसे अपने सीने से दूर नहीं किया था और यही वजह थी कि उसकी पुरानी यादें वापस लौट आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अदिति उसकी जिंदगी में फिर से आकर उसके प्यार को जगा सकेगी। हालांकि अब उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था उसने। जो सोच वो अदिति के प्रति रखता है वो सही है भी या नहीं, वो यही सोच रहा था कि तभी उसका दरवाजा खुला। उसके सामने अदिति थी, उसी हाल में। हालांकि अब वो काफी नॉर्मल लग रही थी। उसके बाल अब भी बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में अब भी वही गहराई नजर आ रही थी। वो उसे देखकर तुरंत समझ गया कि कल रात को उसे यहाँ तक लेकर आने में उसने कितनी मशक्कत की होगी और वो कितनी परेशान रही होगी। उसे उसकी तबीयत की चिंता कितनी हुई होगी, वो ये बात भी समझ गया था, क्योंकि रात भर वो उसके पास में ही लेटी रही थी। वो उसके बारे में ही सोच रहा था कि तभी वो एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, वो आप अब कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया, मुझे घर जाना है। सो अच्छा, गुड। अविनाश जी से मैंने कह दिया है, वो डिस्चार्ज की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए गए हुए हैं। हालांकि डॉक्टर ने बोला है कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ए नॉर्मल डिसीज। आई नो वेरी वेल। तुम मेरे लिए चाय लेकर आने वाली थी ना? उसने अपने उसी अंदाज में कहा जिसके लिए वो जाना जाता है। वो कहते हैं ना, कुछ देर के लिए कोई दानव प्यार से बात कर लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असुर से सुर बन गया है। अदिति, तेरा भ्रम था, ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? तुम कुछ बोलोगी क्या? वो क्या? यही कि वो डॉक्टर ने आपको चाय देने के लिए मना किया है। उसने बड़ी मुश्किल से शब्दों को उगला। अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर लोग भी ना बेमतलब की चीजों पर रोक लगाते हैं। आई डोंट लाइक दिस। उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या पसंद नहीं कर रहे आप मिस्टर राठौड़? डॉक्टर ने अंदर प्रवेश करते हुए पूछा। कुछ नहीं डॉक्टर, मैं तो सबको पसंद करता हूँ। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। खैर, अब आपका चेकअप कर लूँ मैं? डॉक्टर ने इतना कहा और उसके बाद वो उसका चेकअप करने लगा। इधर अदिति उसको आंखें दिखाती है। उसकी आंखों के इशारे से ही रुद्र समझ चुका था कि वो उसे चिढ़ा रही है, कि बोलना है तो अब डॉक्टर को बोलकर दिखाए कि डॉक्टर लोग बेमतलब की खाने पीने की चीजों पर रोक लगाते हैं। उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर रुद्र को अदिति पर गुस्सा आ रहा था। हालांकि इस दौरान वो कुछ कर नहीं सका। नाउ यू आर लुकिंग ऑलराइट मिस्टर राठौड़, बट यू हैव टू मस्ट मीट विथ ए साइकेट्री। श्योर डॉक्टर, रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा। इट्स ओके। कुछ फॉर्मल स्टेप्स हैं जिनके पूरा होते ही मैं आपको डिस्चार्ज करने का ऑर्डर नर्स को पास ऑन कर दूंगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। ओके डॉक्टर, अदिति बोली। डॉक्टर उसके बाद वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे वो भी बाहर आ गई। सुबह के अब करीब 8 बजने को थे, इसलिए अविनाश ने अदिति से कहा, ओके मैम, मैं अभी घर जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना होगा। अरे, पर आज तो आप रेस्ट कर लेते, आखिर आप भी तो आज अच्छे से सोए नहीं हो। मैम, आई थिंक आज आप ऑफिस नहीं आ पाएंगी। वैसे भी सर को आपकी केयर की ज़रूरत है, तो मैं चलता हूँ, आप कल आ जाइएगा। पर वर कुछ नहीं मैम, आप इनके साथ रहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। मैं अभी चलता हूँ। ओके। और प्लीज़ सर की हेल्थ के बारे में आप मुझे अपडेट देती रहना। ओके ठीक है, अदिति ने मुस्कुराकर कहा। जिसके बाद अविनाश वहाँ से चला गया। तो वहीं अदिति डॉक्टर के पास रुद्र के डिस्चार्ज करने की प्रोसेस को पूरा करवाने के लिए चली गई। अभी सुबह के 11 ही बजे थे। माया कल शाम को ही अपने पति के साथ दिल्ली आई थी। इस दौरान वो रुद्र के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे वो रुद्र और अदिति को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दे और उन दोनों के बीच नफरत की दीवार खींच दे। वो उसके बारे में ही प्लान बना रही थी। तभी अचानक से उसके फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी।
उसने बिस्तर पर अपने बगल में पड़े फ़ोन को देखा तो उसे पता चला व्हाट्सएप पर उसे कुछ पिक्स रिसीव हुई है। उसने ओपन किया तो वो पिक्स देखकर वो भौचक्की हो गई। वो पिक्स किसी और की नहीं बल्कि रुद्र और अदिति की थी, जिनमें रुद्र अदिति के सीने से लगा हुआ सो रहा था। ये पिक्स आज सुबह ही की ही थी। इस दौरान वो अदिति के सीने से लगकर खुद को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। इश्क तो इस कमीने ने तो रुद्र पर अपना जाल बिछाना भी शुरू कर दिया है। ये लोग तो इतने क्लोज हो गए हैं, मतलब मेरी सालों की मेहनत पर अब पानी फिरेगा नहीं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को एक किसी भी हाल में नहीं होने दे सकती हूँ। उसने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद अपने फ़ोन में नंबर डायल किया। हेलो, तुम्हें मैं पैसे किस बात के दे रही हूँ? ये क्या हो रहा है? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? उसने क्रोधित होकर उससे कहा। मैम, यू नो वेरी वेल, मैं उन दोनों को ऐसे अलग नहीं कर सकता हूँ। आप अच्छे से जानती हैं रुद्र सर को। इस तरह से उनसे दूर करना आसान काम नहीं है। हमें कुछ अलग सोचना होगा, अलग सोचना होगा। क्या अलग सोचना होगा? तुम अच्छे से जानते हो, अगर ये दोनों एक हो गए तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। उसके बाद रुद्र पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वो नागिन फिर मेरे भाई पर राज करेगी, राज। और वो हम सबको निकाल फेंकेंगी यहाँ से। और फिर उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने का जो मेरा प्लान है कि रुद्र को पागल कर दो, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो मैम, अकॉर्डिंग टू यू हमें क्या करना चाहिए? आज मैं मम्मा के साथ मीटिंग अरेंज करवाती हूँ, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वरना अगर रुद्र का प्यार जग गया तो फिर उसे रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो जितना भोला रहेगा तब तक ठीक है, वरना अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई ना कि उन दोनों को अलग करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं, तो वो हस्र करेगा कि हमारी साथ उससे भी याद रखेगी। ओके मैम, हम शाम को बात करते हैं, अभी बाय। बाय। और हाँ, हम सब इस तरह का प्लान बना रहे हैं, इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, अंडरस्टैंड? जी मैम। गुड, नाउ बाय। माया ने कॉल कट कर दिया। इस दौरान उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके मंसूबों पर पानी फिर रहा था। यही वजह थी कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आज वो अपने ही मुंह से अपने भाई से होने वाले खतरे के बारे में उसे बताना नहीं भूली थी, क्योंकि वो जानती थी रुद्र जब गुस्से में होता है तो वो कितना खतरनाक होता है। वो जब बदला लेने पर आ गया तो उन सब का क्या हश्र करेगा, ये बात वो भी बखूबी जानती थी। वो यही सोच रही थी। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि वो उन दोनों के बीच प्यार को किसी भी हाल में पनपने नहीं देना चाहती थी। वो उन दोनों के बीच नफरत भरा रिश्ता ही रखना चाहती थी। इस दौरान वो रुद्र को जितना हो सकता था भड़काने की कोशिश करती थी, और आज यही वजह थी कि रुद्र को जितना अदिति से असलियत में नफरत थी नहीं, उससे कई ज्यादा तो माया और उसकी माँ के द्वारा उसमें भरी गई थी। हालांकि अब जब वो दोनों फिर से धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे तो माया को डर लगने लगा था। हालांकि वो जानती थी कि उसकी माँ के साथ मिलकर वो कुछ न कुछ तो ऐसा प्लान बना ही लेगी जिससे रुद्र और अदिति दोनों के बीच में आ रही नजदीकियां खत्म हो जाएगी, और उसके बाद एक बार फिर उन दोनों का रिश्ता नफरत से भर जाएगा। हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। आराम से चलो और जल्दबाजी तो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अदिति रुद्र को सहारा देते हुए उसके कमरे में गई। इस दौरान रुद्र खुश नजर आ रहा था, तो वहीं अदिति के मन में भी काफी खुशी थी। उसने उसे धीरे से उसके बिस्तर पर लेटा दिया। रुद्र को कल रात पैर में चोट भी लग गई थी, इस वजह से वो ढंग से नहीं चल पाया था। अब रेस्ट करना आप, और कुछ भी ऊट पटांग सोचने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो बिल्कुल चुप था। वो एक सभ्य बच्चे की तरह उसकी तरफ एकटक देख रहा था। अब यूं ही घूर कह रहे हो मुझे? पहले देखा नहीं क्या कभी? उसने फिर खींचते हुए कहा। देखा तो है, बस ऐसे ही। थैंक यू, किस लिए? उसने फिर से अजीब तरह से देखते हुए पूछा। क्योंकि तुमने कल मेरी हेल्प करी। अगर तुम वक्त पर मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप रेस्ट करो, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा और जाने लगी। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे की तरफ मुड़ी तो उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गई। तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव किया था तो? हैं? आज इसको अचानक से ही क्या हो गया? इतना रोमांटिक? ना अदिति ना, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। कहीं बकरे की बलि लेने से पहले
उसको अच्छे से खिलाया पिलाया तो नहीं जा रहा है ना? अदिति मन ही मन फुसफुसाई। बोलो तो, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने फिर से पूछा। अदिति, बेटा मौका है भाव खाने का, इस खड़ूस के मजे लेने हैं अब तुम्हें खूब। भूल गई क्या उस दिन इसने रामलीला मैदान के आगे तुम्हें कैसा धक्का दिया था? और टेरेस वाली घटना, इसकी सारी हेकड़ी जब तक नहीं निकाल देगी ना तू, तब तक तुम्हें अपने प्यार को इसके प्रति जाहिर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अदिति फिर से मन ही मन फुसफुसाई। अदिति, उसने गुस्से में कहा, जिसके बाद अदिति अचानक से ही चौंक गई। क्या? काहे गुस्सा कर रहे हो? उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ। ओके। अदिति ने इतना कहा और उसके बाद वो बाहर जाने लगी। तुम ना सच्ची में बहुत बदल गई हो। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? रुद्र ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। आप हमारे घर के मेहमान हैं। अगर मैं आपकी केयर कर रही हूँ तो इसका मेरा प्यार समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। और रही बात नफरत की, तो मैं आपको बता दूं, मैं अजनबियों से ना मोहब्बत करती हूँ ना ही नफरत। अदिति ने आंखें दिखाते हुए कहा और वो रुद्र का रिएक्शन देखे बिना वहां से जल्दी से बाहर आ गई, क्योंकि वो जानती थी अगर वो वहां रुकी तो फिर वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकेगी। ये शाबाश अदिति शाबाश, क्या डायलॉग था, मतलब सीधा सीने पर जाकर लगा होगा। इस खड़ूस को अगर मैंने नहीं बता दिया कि बेटा जी मैं कौन हूँ तो मेरा नाम अदिति नहीं। वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए फुसफुसाई और उसके बाद वहां से निकल गई। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र को काफी बुरा लग रहा था। उसने इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि अदिति उसको इस तरह से जवाब देकर जाएगी। वो तो सोच रहा था अगर वो उससे प्यार से बात करेगा तो अदिति भी उसके साथ प्यार से ही बात करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ये सब सोचकर भी दुखी था कि किसी वक्त उन दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे, मगर अब काफी बदल चुके हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था ऐसी सिचुएशन में वो उससे नफरत करे या फिर मोहब्बत। वो इसी दुविधा में था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। वो आज बेहद खुश थी, क्योंकि एक तो रुद्र का बिहेवियर उसके प्रति बदल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ वो अब उसके मजे लेने में भी कामयाब हो रही थी। हालांकि वो ऐसा कब तक कर सकेगी, इसके बारे में वो अभी सोचना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि वो बिना परवाह किए अपने बिस्तर पर कुछ देर रेस्ट करने के लिए लेट गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। अगस्त्या अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था, तो वहीं रूबल घर का काम निपटा रही थी। अगस्त्या के हाथ में फोन था। वो करीब 5 से 6 बार रुद्र को कॉल लगा चुका था, लेकिन कल रात को ढंग से न सो पाने की वजह से उसे नींद आ गई थी और यही वजह थी कि वो अपने बेटे का फोन नहीं उठा पाया। लेकिन इस वजह से वो उदास था। उसने करीब 1 वीक से उससे बात नहीं की थी। वो गुमसुम सा बैठा अपनी और रुद्र की तस्वीर को देख रहा था, जिसमें वो दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। पापा, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? उसने उदास होकर कहा और रोने लगा। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू भरकर उसके गालों तक लुढ़क कर आ गए। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा बजा। उसने अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने माया थी। नोक, क्या मैं अगस्त्या से मिल सकती हूँ? उसने बड़ा प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, उसने मुंह बनाते हुए कहा। अपनी भुआ से भी नहीं मिलेगा? नहीं। इस बार के उसके तेवर थोड़े और तीव्र थे। अरे क्या हुआ? मेरा राजकुमार आज नाराज क्यों लग रहा है? माया ने झूठे प्यार का दिखावा करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके बाद उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या हुआ? किसी से झगड़ा हो गया है या नाराज है? इतना नाराज क्यों लग रहा है तू? तू तो मेरा रॉक स्टार है, शो स्माइल करना। उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा, लेकिन वो बोला नहीं। अरे बोल ना, क्या हुआ? वो पापा ने मुझसे बात नहीं की है। भुआ पापा ऐसा क्यों करते हैं? उसने उदास होकर पूछा। पहली बात तो ये बेटा कि तू रुद्र भैया को खुद का पापा समझना बंद कर दे। तुम्हें पता है ना कि तू उनका बेटा नहीं है। माया ने अपनी चाल चल दी। भुआ जी, आप गंदी हो। वो मेरे पापा है, आप झूठ बोल रही हो। वो अगले ही पल फबक पड़ा। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोल रही होंगी? वो सच में तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हें रुद्र भैया ने बताया नहीं है कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो, तुम अडॉप्टेड हो। उसने एक बार फिर ऐसी बात बोली जिससे वो काफी दुखी हो गया। वो रोने लग गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम कितने बड़े खानदान के वारिस हो।
रुद्र भैया करोड़ों रुपए के मालिक है। जब तुम बड़े होगे तो रुद्र भैया की तरह तुम इस घर के मालिक होगे। लेकिन वो अभी तुम्हें इतना टाइम नहीं देते हैं क्योंकि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। सगे होते तो शायद तुमसे बहुत प्यार करते और तुम्हें खूब सारा टाइम देते, माया ने एक बार फिर कहा, जिसके बाद वो सुबह कर रोने लग गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा तुम रो मत, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम अपने पापा से कॉल करके पूछ लेना, वो खुद बता देंगे कि तुम सच में उनके बेटे नहीं हो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे ऐसे अचानक से एक दिन पता चलेगा कि रुद्र उसका पिता नहीं है। अब आएगा मजा। मेरे प्यारे भैया, अगर मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच के रिश्ते में अगर दरार नहीं पैदा कर दी तो मेरा नाम माया नहीं। माया एक पल के लिए पीछे की तरफ मुड़ी और उसके बाद अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि उसने अपना पैंतरा चल दिया था। अब बाकी का काम अपने आप हो जाने वाला था। वो रुद्र को अब एक तरफ से ही नहीं बल्कि हर तरफ से ही तोड़ना चाहती थी। इधर जहां वो काफी खुश नजर आ रही थी कि उसने अपनी चाल चल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त्या फूट फूट कर रोने लग गया। माया ने बिना उसकी भावनाओं की परवाह किए उसको ऐसी बात बोली थी। उसके दिमाग में बार बार माया की बातें ही आ रही थी। इस दौरान उसको रुद्र के साथ बिताए गए लम्हे भी याद आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि रुद्र ने तो कभी उसे एहसास तक नहीं होने दिया कि वो उसका सगा पिता नहीं है, तो फिर उसकी बुआ ने ऐसा क्यों कहा कि रुद्र उसका असली पापा नहीं है। वो बार बार यही सोचकर रो रहा था। तभी उसके कमरे में घर का सारा काम करके रूबल आई। वो आज काफी थकी हुई नजर आ रही थी। उसने दूर से ही उससे कहा, अगस्त्या बेटा फोन छोड़ो और बिस्तर पर लेटो, 11 बजने वाले हैं, सोना नहीं है क्या? उसने प्यार से कहा, मैं नहीं सोने वाला हूँ आंटी, उसने रोते हुए कहा। अरे अगस्त्या तू रो रहा है? रूबल दौड़कर उसके पास आई और उसके बाद उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है तू? उसने उसे गले से लगाते हुए पूछा, जिसके बाद वो और ज्यादा रोने लग गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रूबल ने उसकी पीठ को सहलाया और उसके बाद उसके माथे पर किस करते हुए बोली, क्या हुआ, पापा की याद आ रही है बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पापा गंदे हैं आंटी, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैं उनका बेटा हूँ। आपने भी झूठ बोला और दादी माँ ने भी। अब मुझे सब पता चल गया है, उसने रोते हुए कहा। रुबल ने जैसे ही उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने जैसे तैसे करके कहा, अरे क्या हुआ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मुझे सब पता चल गया है। इसको किसने बोल दी ये बात? रुबल मन ही मन सोचने लगी और उसके बाद बोली, बेटा तुमसे किसने कही ये बात कि तुम्हारे पापा छोटे मालिक नहीं है? वही तुम्हारे पापा है बेटा, झूठ बोल रहे हो आप गंदे हो, मुझे अब सब पता चल गया है, उसने रोते हुए कहा। अरे तुम भी ना, ऐसे कोई बात नहीं है, तुमसे किसने मजाक किया होगा, सच कुछ और है बेटा, तुम उनके ही बेटे हो। नहीं हो, माया भुआ बोल रही थी मैं उनका बेटा नहीं हूँ। माया भुआ? उनकी तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है बुद्धू। अरे उन्होंने तुम्हें परेशान करने के लिए बोल दिया होगा। भला माया भुआ को कैसे पता होगा कि तुम उनके बेटे नहीं हो? उनके तो खुद के तेरे जैसा प्यारा बच्चा नहीं है, इसीलिए वो जेलस फील करती है। तुम छोटे मालिक के ही बेटे हो। उन्होंने तेरे साथ मजाक किया है पक्का, तुम छोटे मालिक के ही बेटे हो बेटा, उसने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। अगर मैं उनका बेटा होता तो फिर मेरी मम्मा कहाँ है? मेरे सभी फ्रेंड्स की मम्मा है, सिर्फ मेरी ही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो ना आंटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी तरह रूबल ने अपने मुंह से शब्द उगले। इस बार वो समझ चुकी थी कि अब वो उसके सवाल के आगे फंस चुकी है। मगर कुछ देर बाद उसने उसे गले से लगाते हुए कहा, मम्मा, अरे मम्मा, तो तेरे पापा लाने के लिए गए हुए हैं ना बेटा, वो जल्द ही तुम्हारी मम्मा को लेकर आएंगे बेटा। रूबल ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया, लेकिन वो अब भी रो रहा था। रो मत, मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या बुआ झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ नहीं बोल रही है बेटा, उन्होंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था और कुछ नहीं। रूबल ने उसको एक बार फिर से गले लगाया और उसके बाद उसको समझाने की कोशिश की। इस दौरान वो मन ही मन धीमे से फुसफुसाई, लग रहा है मुझे छोटे मालिक से उस राज के बारे में बात करनी चाहिए। अगर वक्त रहते अगस्त्या के जन्म के बारे में अगस्त्या को बताया नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगी, और इस माया को तो मैं देख लूंगी।
ये सबके सामने अच्छी बनती जरूर है लेकिन है बहुत कमीनी। अगर छोटे मालिक की बहन नहीं होती तो मैं इसको बताती कि मैं क्या हूँ। रूबल ने गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ माया उनके रूम में ही हो रही हलचल को अपने कमरे से देख रही थी। उसने देखा रूबल ने अगस्त्या को अपने गले से लगा रखा था। वो उसकी पीठ को सहला रही थी। तू गंवार कब तक रुद्र को पागल होने से बचाएगी? आई नो वो अगस्त्या से बहुत प्यार करता है और एक बार अगस्त्या की नजरों में वो गिर गया तो फिर वो वही होगा जो मैंने सोच रखा है। फिर रुद्र को तकलीफ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। उसे तकलीफ देने में ही तो माया तेरा फायदा है। किसे फायदा देने की बात कर रही हो? अपने पीछे से अचानक से किसी मर्द की आवाज सुनकर वो भौचक्की हो गई। अरे सुहास तुम, मुझे तो एक बारगी डरा ही दिया तुमने। अच्छा, किसको फायदा पहुंचाने की बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो फिर मुझे भी पहुंचा दो फायदा। मौसम काफी रंगीन है जाने मन। सुहास ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आउच, तुम बिगड़ गए हो सुहास। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा। मैं तो सदा से ही बिगड़ा हुआ था मेरी जान। बस अंतर ये है कि तुमने कभी पहचाना नहीं। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा बड़े आए, झूठी तारीफें मत किया करो मेरी। अरे झूठी तारीफें नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत लगती हो। उसने प्यार से उसे एक बार फिर अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अच्छा, उसके बाद वो उसके होठों की तरफ बढ़ता है तभी अचानक से माया का फोन बजा जो उसने बिस्तर पर रख रखा था। उसे कोई जय नाम का आदमी कॉल कर रहा था। उसने नाम के आगे हार्ट इमोजी लगा रखी थी। ये जय कौन है? तुम छोड़ो ना उसको, तुम्हें फायदा नहीं उठाना क्या? माया ने अगले ही पल उसकी शर्ट को खोल दिया और उसके बाद उसको किस करने लगी तो वहीं सुहास के दिमाग में ये सवाल कौंध रहा था कि आखिर वो जय कौन है। रात के करीब 1 बज रहे थे। दादाजी के कमरे की लाइट ऑन थी और दरवाजा हल्का सा बंद था। अंदर 2 औरतों के बीच गंभीर विषय पर बात हो रही थी। यही वजह थी कि वे बेहद धीमे बोल रही थी। उनकी बाकी के घर में घोर शांति छाई हुई थी। जहां माया अपने पति के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी तो वहीं घर के बाकी के नौकर अपने अपने कमरों में सो रहे थे। वॉचमैन के अलावा कोई नहीं जाग रहा था। तो दादी जी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगस्त्या के सवाल अब दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वो जरूरत से ज्यादा समझदार लग रहा है। रूबल ने दादी जी की तरफ देखकर दुखी होकर पूछा। जब तक रुद्र नहीं आ जाता तब तक हमें अगस्त्या को कुछ भी नहीं बताना है। ये हम सबके बीच एक राज ही रहना चाहिए। और माया मैडम, उनका क्या करेंगे? उनको कल मैं समझा दूंगी। वो हमारे घर में ज्यादा दखल ना दे तो सही है। दादी जी ने गुस्से के मारे अपनी बाहों को तानते हुए कहा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। हाँ लेकिन अगस्त्या को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जी दादाजी, उसने इतना कहा और वो जैसे ही बाहर जाने लगी तभी अचानक से दरवाजा खुला। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि अगस्त्या था। अगस्त्या को वहां देखकर वो दोनों भौचक्की हो गई। उन्हें समझ नहीं आया अब वो उसे क्या जवाब देगी। तो वहीं अगस्त्या उन दोनों को एकटक देख रहा था मानो उसने पूरी बात को सुन लिया हो। अगस्त्या को देखकर रूबल और दादी माँ दोनों ही भौचक्की हो गई। उन दोनों को ही समझ नहीं आया अब वो क्या करेगी। वो यही सब सोच रही थी तभी अगस्त्या ने रूबल के पैरों को गले से लगा लिया और उसके बाद उदास होकर बोला। मुझे डर लग रहा है, आप वहां से आ क्यों गई? मुझे नींद आ रही है आंटी। अरे मेरा बच्चा, बस इतनी सी बात। वो दादी माँ ने बुला लिया था मुझे, इसलिए आना पड़ा। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। उसने प्यार से उसे गले से लगाया और उसके बाद उसे गोद में उठाकर चल पड़ी। इस दौरान वो एक पल के लिए पीछे की तरफ मुड़ी। दादी जी की आंखों में भी राहत नजर आ रही थी क्योंकि अगस्त्या ने उन दोनों की बातों को नहीं सुना था। वो मौका देखकर रात से पर्दा उठाना चाहती थी क्योंकि अगर वो जल्दबाजी करती तो फिर उसके बाल मन पर गलत असर पड़ सकता था। चलो आज मैं तुम्हें प्यार से सुलाती हूँ, लोरी गाकर। उसने अगस्त्या को बिस्तर पर बैठाते हुए कहा। कौन सी लोरी आंटी? यशोमती मैया से बोले नंदलाला। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों कारा। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए गाना गाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा वैसे आप मुझे कान्हा जी की लोरियां क्यों सुनाती हैं आंटी? उसने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि तू मेरे लिए कान्हा ही तो है, मेरा कान्हा, और मैं तेरी यशोदा मैया जो बिना किसी परवाह के तुम्हें प्यार देना चाहती है। तो मैं आपको मैया बोलूं? उसने प्यारी से इस्माइल
देते हुए पूछा। हाँ हाँ, मुझे तुम आंटी की जगह माँ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर छोटे मालिक को बुरा लग गया तो मैं सिर्फ आपके सामने ही आपको माँ बोलूंगा, पापा के सामने नहीं। अरे वाह, मेरा काना तो कितना समझदार है रे। उसने प्यार से अगस्त्या को गले से लगाया और उसके बाद रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वो ये हक चाहती थी। हालांकि ये भी एक सच था कि वो बदकिस्मती से उस घर की नौकरानी थी, और नौकरानी को कोई हक नहीं होता कि वो किसी मालिक से एक साथी का दर्जा मांगे या फिर उस दर्जे के लिए प्रस्ताव रखे। वो जानती थी अगर रुद्र को उसने अपने जज्बात बता दिए तो वो उसको कभी माफ नहीं करेगा। जो रिश्ता उन दोनों के बीच बना हुआ है वो वहीं खत्म हो जाएगा। हे भगवान जी, शब्द दे देना, लेकिन कभी किसी को एक तरफा मोहब्बत मत देना। वो मन ही मन बुदबुदाई और उसके बाद फूट फूट कर रोने लग गई। इस दौरान उसके दिमाग में रुद्र ही घूम रहा था। उसका बस चलता तो वो इसी पल कॉल करके अपने दिल के जज्बात कह देती, लेकिन वो जानती थी ऐसा करके वो रुद्र की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उसे रुद्र की आंखों में किसी और के लिए बेइंतहा प्यार नजर आता था। हालांकि अपने प्यार का क्या, उसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। हालांकि अगस्त्या को एक माँ की तरह संभालना भी तो उसके प्यार की ही निशानी थी। वो कुछ देर इसी तरह सोई थी तो वहीं दूसरी तरफ माया अपने पति से दूर लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। सुहास को जय के बारे में सब पता चल गया था। वो उसका बॉयफ्रेंड था जिससे अक्सर वो बात किया करती थी। हालांकि सुहास ने जब उसे मना करने के लिए मना किया तो माया ने कह दिया कि वो उसे उसके हिसाब से चलाने वाला होता कौन है। वो क्या करेगी क्या नहीं ये डिसाइड वो खुद करेगी, ना कि वो। यही वजह थी कि उन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और उसके बाद माया ने डिसाइड किया कि वो उससे अलग बिस्तर पर सोएगी, तो वहीं सुहास जाकर सोफे पर सो गया। इस दौरान माया के खुरापाती दिमाग में अपने पति से सुलह करने का विचार नहीं चल रहा था, बल्कि रुद्र और अदिति के बीच बढ़ रही करीबियों को खत्म करके उन्हें अलग कैसे किया जाए, वो इसके बारे में ही सोच रही थी। इस दौरान उसे रूबल पर भी गुस्सा आ रहा था, जो अगस्त्या को अच्छे से संभाल रही थी। वो हर तरफ से रुद्र को हर्ट करना चाहती थी। हालांकि अभी उसके पास कोई पुख्ता प्लान नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि जैसे ही उसकी माँ आ जाएगी वो दोनों मिलकर उन दोनों को अलग करने का कोई ना कोई प्लान तैयार कर ही लेंगे। यही सब सोचते हुए वो सो गई। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। आज रविवार था, मगर बावजूद इसके रुद्र जल्दी उठकर तैयार हो चुका था। वो मार्केट जाने वाला था, इसलिए सुबह जल्दी ही वो नाश्ता कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति भी नाश्ता कर रही थी। उसे घर से बाहर नहीं जाना था, इस वजह से वो तैयार नहीं हुई थी। तभी उसका फोन बजा। रुद्र ने एक पल के लिए उसकी तरफ घुरकर देखा। उसकी स्क्रीन पर नितिन का नाम शो हो रहा था। वो तुरंत समझ चुका था कि नितिन उसे कॉल कर रहा है। हेलो नितिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुमने उस दिन के बाद मुझे कॉल क्यों नहीं किया? नितिन ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं भला क्यों तुम्हें कॉल करती, वैसे भी तुम एक नंबर के डरपोक हो। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे सॉरी ना, लेकिन मैं अब नहीं डरने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो अभी? हाँ, एट सिटी पार्क। ओके, आ रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। नितिन का फोन था क्या? हाँ मम्मा। क्या कह रहा था? यही कि उसे मुझसे मिलना है। एक दिन पहले भी वो मुझसे मिलकर कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था, मगर क्या बात करनी है उसे ये मुझे नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, चली जाना और अच्छे से बात कर लेना। हाँ मम्मा, उसने इतना कहा और उसके बाद नाश्ता करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने नाश्ता फिनिश कर लिया। नितिन के बारे में सुनकर उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं था, और ये शब्द देखकर अदिति को भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो जानती थी पहले नितिन और उसके बीच में बात करने से रोकने के लिए उसने उस आदमी को भेजा था, और आज उसका कोई रिएक्शन ना देना उसे खल रहा था। नाश्ता करने के बाद वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसके बाद वहां से वॉशरूम की तरफ चला गया। पीछे से अदिति की माँ ने उसे आवाज दी, बेटा तुम कब तक वापस आ जाओगे? क्यों आंटी? वो दरअसल हम घर को पेंट करवाना चाहते हैं दिवाली पर, तो तुम जरा हेल्प कर देते तो बढ़िया रहता। कि कौन सी दीवार पर किस कलर का पेंट होना चाहिए। मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ओके? उसकी माँ ने स्माइल करते हुए कहा, जिसके बाद वो बिना देर किए खुद ही अपनी कार को ड्राइव करके घर से चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति भी नाश्ता करके अपनी कार को ड्राइव करके
सिटी गार्डन की तरफ चली गई। इस दौरान उसके दिमाग में कई सवाल कौंध रहे थे कि आखिर रुद्र ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो यही सोचते हुए कुछ ही देर में सिटी गार्डन में प्रवेश करती है। नितिन ने जहाँ उसे बुलाया था वहाँ जाकर वो एक बेंच पर बैठ गई। कुछ ही देर में नितिन भी वहाँ आ गया। हे अदिति, हाउ आर यू? वो अपने साथ उसके लिए एक फूलों का बुके लेकर आया था। थैंक यू, आई एम फाइन। तुम कैसे हो? उस दिन के बाद तो तुम गायब से ही हो गए थे। हाँ, बस ऐसे ही चला गया था, मगर पिछले कुछ दिनों से परेशान था। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वैसे भी मैं क्यों डरूं, उसने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, तो यही बात मैंने तुम्हें उस दिन कह रही थी, लेकिन तुम थे बिना रुके वहां से भाग गए। खैर, अब मुझसे वेट नहीं होता, चलो जल्दी से बताओ क्या बात थी। अदिति ने मुस्कुराकर कहा। उसे नहीं पता था कि वो किस तरह की अपने दिल की बात बताना चाहता है। हालांकि उसे इस बात का अनुमान जरूर था, मगर उसे अपनी खुद की दोस्ती पर भरोसा था। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि अदिति खुद को नितिन के लायक नहीं समझती थी। इवन वो किसी के लायक भी खुद को नहीं समझती थी। बस रुद्र के सामने आते ही न जाने क्यों वो अपना पास्ट भूल जाती थी और उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लग जाती। खैर, फिलहाल वो यही सोच रही थी कि नितिन ने आखिर उसे कौन सी बात बताने के लिए बुलाया है, क्योंकि जब तक वो क्लियरली उसे नहीं बता देने वाला था, तब तक वो सिर्फ अनुमान ही लगा सकती थी। आखिरकार जब वो कोई देर तक नहीं बोला तो अदिति ने फिर से उससे कहा, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? बोलो भी, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बताता हूँ, लेकिन बात तो शुरू कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। यार, अब बताओ भी, उसने थोड़ा खिंचते हुए कहा। हाँ, बता रहा हूँ। वो दरअसल अदिति, तुम तो अच्छे से मुझे जानती हो। हम पिछले कई सालों से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। इस दौरान मुझे तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात के बारे में पता है, इवन मेरी फैमिली को भी। मतलब सब जानते हैं तुम्हें अच्छे से, और मैं तो और भी बेहतर तरीके से। फिलहाल तुम अपनी कंपनी संभाल रही हो और मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अदिति, मुझे ये कहते हुए अजीब तो लग रहा है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि डेट्स आई लव यू। आई रियली लव यू अदिति, विल यू मैरी मी? उसने बेंच पर बैठी अदिति के सामने घुटने टेकते हुए प्रपोज कर डाला। उसके हाथ में रिंग भी थी। अपने दोस्त नितिन से मिले इस मैरिज प्रपोजल को देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि नितिन उसे इस तरह से शादी के लिए प्रपोज कर डालेगा। यही वजह थी कि वो तुरंत झट से खड़ी हो गई। ये क्या है नितिन? यू नो मी ना वेरी वेल। मेरे पास्ट को तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम इस तरह से मुझे प्रपोज कर रहे हो? उसने लगभग खींचते हुए कहा। हाँ, मैं तेरे पास्ट को अच्छे से जानता हूँ। मैं उस शख्स को भी जानता हूँ जिससे तू पहले प्यार करती थी, लेकिन अब तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है अदिति। लेकिन अब भी उससे प्यार करती हूँ मैं। आई नो, लेकिन तुम्हारे प्यार करने से क्या अदिति? तुम्हें ये भी तो समझना चाहिए कि क्या वो तुमसे प्यार करेगा? उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा। उसकी यह बात सुनकर अदिति की आंखों के सामने उसकी जिंदगी की वो काली रात आने लगी, जब उसके साथ वो हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले ही पल उसकी आंखें चौंधियाने लगी, उसका सिर घूमने लगा, पूरा बदन उस मंजर को देखकर बुरी तरह से कांपने लगा। अगले ही पल वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। अदिति! वो जोर से चीखा और उसके बाद उसे उठाया। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन न जाने क्यों अदिति अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। अदिति, तुम्हें क्या हो गया है अदिति? प्लीज गेट अप अदिति। उसने उसको गोद में उठाया और उसके बाद दौड़ते हुए सिटी गार्डन से बाहर आया। एक दो लोग भी उसके पीछे दौड़ते हुए गए। उसने अदिति को गाड़ी में बैठाने में मदद की। इस दौरान नितिन काफी घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक से ही अदिति को क्या हो गया है। वो यही सब सोचते हुए गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाना शुरू कर देता है। अंधेरे की आगोश में लिपटा वो बंद कमरा, जिसमें रोशनी नामात्र भी नहीं थी। वो उसी कमरे के बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। इस दौरान वो बाहर आसमानी बिजलियों के कड़कने की आवाज को सुन पा रही थी। इसी दौरान उसने महसूस किया जैसे एक शख्स ने उसके बदन को छुआ है, जिसके बाद उसने अपने बदन में अजीब सा करंट महसूस किया। आसमानी बिजलियों के कड़कड़ाहट से उत्पन्न हो रही रोशनी में उसे उसका चेहरा इतना साफ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वो उसे उसका रुद्र जैसा लग रहा था। हाँ, उसका रुद्र ही, जो उससे बेहद प्यार करता था। उस कमरे के नीचे वाले फ्लोर में नाइट पार्टी के दौरान हो रही डीजे की आवाज के चलते
उसका सर भन्ना रहा था, या फिर उसके सर के भारी होने के पीछे वजह कुछ और थी, ये भी उसे पता नहीं था। उसने आखिरी बार अपनी दोस्त शान्वी के हाथों ड्रिंक पी थी। वो एक सॉफ्ट ड्रिंक थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों वो लड़खड़ाने लगी, और उसके बाद उसे ऊपर के कमरे में किसी ने छोड़ दिया। उसे शब्द धीरे-धीरे याद आ रहा था, मगर तभी उसने देखा उसकी तरफ एक लड़खड़ाता हुआ लंबा, छरहरा शख्स उसकी तरफ आ रहा था। उसकी शक्ल कुछ-कुछ रुद्र के जैसी लग रही थी, वो उसे साफ देख नहीं पा रही थी। रुद्र? वो नशे की हालत में धीमे से फुसफुसाई, जिसके बाद उसने उसे अपने बगल में आकर उसे अपने गले से लगा लिया। वो उसकी तरफ एकटक देखता है, न जाने क्यों वो कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में उसके लिए बेतहाशा प्यार नजर आ रहा था। उसके बाद वो न जाने क्यों फिर से उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ, वो उसे एकटक देखने की कोशिश करने लगा। उसकी प्यारी आवाज सुनकर वो कुछ नहीं बोला, बस उसके गाल को चूमा। उस रोज न जाने क्यों उस अजनबी शख्स को वो खुद से दूर नहीं कर पाई। उसके बदन में जान ही नहीं थी, या यूं कह लो वो उसे अलग नहीं करना चाहती थी। पिछले 2 साल से, हाँ 2 साल से उसे इस तरह का एहसास नहीं हुआ था। वो अपनेपन की छुअन उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। उस मध्यम रोशनी में वो उसे साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसके बदन का स्पर्श उसे कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे अदिति के टॉप को उतार दिया। वो बेतहासा उसे चूम रहा था, और अदिति पता नहीं क्यों उसे रोक नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो उसका अपना ही है, मगर है कौन ये उसे पता नहीं था। उसने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े उतार फेंके, और उसके बाद फिर से उसे चूमने लगा। इस दौरान अदिति चरम सुख की अनुभूति कर रही थी। वो उसे बस खुद में क्षमा लेना चाहती थी, मगर आखिर क्यों? उसने तो रुद्र से प्यार किया था, और पिछले 2 सालों में जब से उसने बनारस छोड़ा था, वो कहाँ चला गया उसे कुछ पता नहीं था। तो वो रुद्र से प्यार करती थी, मगर अब आखिर क्यों वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उसे अंदरूनी खुशी हो रही थी। उससे एक हो जाने की खुशी, वो खुशी जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी, वो खुशी जो वो रुद्र से 2 साल पहले चाहती थी। मगर रुद्र उसे खुद से ये कहते हुए अलग कर देता था कि शादी से पहले वो उसके जिस्म को छुएगा तक नहीं। वो खुद भी उसके इस निर्णय का सम्मान करती थी, मगर आज आज ये सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, उसने सोचा तक नहीं था। वो बस उसे बेतहासा चूम रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो उसके हर स्पर्श को अंदर तक महसूस कर लेना चाहती थी। उसके एक-एक चुंबन में बेहद मोहब्बत थी। कुछ ही देर में ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे रहने के बाद उसने महसूस किया जैसे उसका बदन टूट रहा हो। वो उसे अपनी बाहों में ही भरकर रख लेना चाहती थी, और उस शख्स ने ऐसा ही किया था। उसने उसे गले से लगा लिया। अगले ही पल वो उसके पास ही लेट गया। अदिति के भी बदन में इतनी जान नहीं बची थी कि वो अपने कपड़े पहन ले। कुछ ही देर में उसको भी नींद आ गई। आज पूरे 2 साल बाद उसे वो खुशी मिली थी जो उसने रुद्र के साथ होने पर महसूस की थी। उसने कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा था उसे, लेकिन आज उसने महसूस किया। हालांकि वो उसके पास क्यों आएगा, क्यों उसके साथ इस तरह से फिजिकल होगा, इस तरह के सवाल उसके दिमाग में नहीं कौंधे थे, बल्कि वो तो बस उस पल को महसूस कर लेना चाहती थी। उसे सोचने तक का वक्त नहीं मिला था। एक अजीब सा नशा उस पर हावी होने लगा। उसका सिर और भारी होने लगा, और अगले ही पल उसकी आंख लग गई। देर रात तक उसने महसूस किया था कि वो उसके पास में ही लेटा था, मगर उसके बाद उसे लगा जैसे वो खड़ा होकर उसके पास से जा रहा है। वो उसे अच्छे से देखना चाहती थी, अपने पास उसे रखना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अगले ही पल वो अनजान शख्स उसके पास से खड़ा होकर चला गया, और वो उसे अजीब सी बेहोशी छाई हुई थी। उसे पता नहीं क्यों अपना सिर अब भी भारी महसूस हो रहा था। वो उस शख्स के बारे में सोचते हुए ही बिस्तर पर लेटी रही, और उसके बाद अगले ही पल उसे फिर से नींद आ गई। सुबह के वक्त उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हुई थी, जैसे उसके माथे पर तेज सूरज की किरणें पड़ रही हो। इस दौरान उसका सर अब भी बहुत भारी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर किसी ने जोर से मार दी हो, और वो गहरी बेहोशी में चली गई हो। उसका पूरा बदन टूट रहा था। कल रात जो उसने महसूस किया था, वो उसे उस वक्त तो ज़रूर अच्छा महसूस करवा रहा था, लेकिन फिलहाल उसका बदन टूट रहा था।
वो अपनी जांघों के बीच में अजीब सा चिपचिपापन महसूस कर रही थी। इस दौरान उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई आवाज दे रहा हो। वहां कई सारे लोगों और लड़कियों के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। दी, दी उठो दी, सब देख रहे हैं। उसे अपनी बहन नुपुर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तुरंत खड़ी हुई और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने सामने खड़े लोगों की भीड़ को देखकर वो भौचक्की हो गई। दी, ये क्या कर दिया आपने? आप यहाँ अकेली सो रही थी? क्या हुआ है आपको? किसी ने कुछ किया तो नहीं? रुद्र कहाँ है? वो कांपती हुई आवाज में जोर से बोली। उसके बाद जैसे ही खड़ी होने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। उसके बदन पर चद्दर थी जो संभवतः वो अनजान शख्स उसके ऊपर डालकर चला गया था। वो जोर से चीखी, दी क्या बात है? यहाँ कोई रुद्र नहीं है और प्लीज आप लोग यहाँ से जाओ। नुपुर ने सबके आगे हाथ जोड़कर कहा और उसके बाद उस दरवाजे को बंद कर दिया। इधर अदिति की आंखों में आंसू थे। नुपु, रुद्र, ये क्या हुआ था आपके साथ? आप कल पार्टी में से कहाँ चली गई थी? किसके साथ थी? आप और रुद्र, मैंने तो कल उसे नहीं देखा था। वो भला यहाँ क्यों आएगा? नुपुर ने जैसे ही कहा, उसका पूरा बदन कांपने लगा। इसका मतलब जो शख्स मेरे साथ वो सब कर रहा था वो रुद्र नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हुआ दी? आपके साथ कुछ हुआ है क्या? नुपु, वो वो इतना बोलते-बोलते बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दी, संभालो अपने आप को। आपको क्या हो रहा है? उसने अदिति को संभालने की कोशिश की, मगर अगले ही पल अदिति का पूरा बदन जोरों से कांपने लगा और फिर वो वहीं पर बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। दी, वो जोर से चीखी। हाँ हाँ, बोलो नुपु। वो जोर से चिल्लाकर खड़ी हुई और तभी उसने अपने सामने रुद्र को देखा। वहां नुपुर और उसकी माँ भी थे। व्हाट हैपेंड? तुम इतना डर क्यों गई? नितिन ने बताया तुम अचानक से ही सिटी गार्डन में बेहोश हो गई थी। रुद्र ने उससे पूछा, लेकिन अदिति चुप थी। उसके दिमाग में वही मंजर घूम रहा था, वही काली रात जब वो किसी अनजान शख्स के साथ अपनी मर्जी से फिजिकल हुई थी। उस रोज पता नहीं क्यों वो उसे रोक नहीं सकी थी। उस दिन के कुछ दिनों बाद ही उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर सब उसे बेहद परेशान करने लगे। उसके घर वालों का जीना दूभर हो गया था। उस काली रात ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। उसे 7 साल पहले रुद्र से अलग होने का गम सता रहा था, मगर वो उससे अलग रहकर शायद जी लेती। शायद वो उसका इंतजार कर लेती। अब वो वापस उसकी जिंदगी में आ चुका था, मगर वो अब खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। उस रोज जो उसने किया था उसकी वजह से आज भी वो तिल-तिल मर रही थी। जो 5 साल पहले उसके साथ उस काली रात को हुआ था, उसका गम आज तक वो नहीं भूली थी। अब वो जब भी रुद्र के करीब होने को लेकर खुद को महसूस करती, उसे वही अनजान शख्स याद आ जाता था। उसके दिमाग में उसको लेकर कई सारे सवाल थे कि आखिर उस दिन के बाद वो कहाँ चला गया था? आखिर किसने उसे उस कमरे में छोड़ा था? शान्वी ने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था या नहीं? उसके बाद उसकी दोस्त कहीं नज़र क्यों नहीं आई थी? वो जानती थी इसके लिए उसकी दोस्त ही जिम्मेदार थी, मगर उस शख्स ने जो उसके साथ किया था वो कौन था और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो बलात्कार के जैसा तो कुछ भी नहीं था, फिर कौन था वो? और फिर क्यों नहीं मिला उसे? ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे जिनके बारे में सोचकर उसका दिमाग भन्ना जाता था। वो अब भी उसी काली रात के बारे में सोच रही थी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो बिल्कुल चुप थी। वो यही सब सोच रही थी तभी रुद्र फिर से बोला, बोलो अदिति, क्या बात है? तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, वो कई बार ऐसे ही मुझे बेहोशी के दौरे पड़ जाते हैं। जी नहीं, ये बेहोशी के दौरे नहीं है। अगर ये शब्द ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसे आएगा मिस अदिति सिंह कि आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। आप आखिर क्यों इतना सोचती है? ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा गम है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बात क्या है? यू हैव टू टेल मी, डॉक्टर ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा। कुछ नहीं डॉक्टर, मैं अब योगा करने लगी हूँ। कुछ ही महीनों में खुद में सुधार कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, उसने मुस्कुराकर कहा। ओके, देखते हैं। वैसे मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं आपका फाइल चेकअप कर लेती हूँ। प्लीज आप सब बाहर जाइए। जी। रुद्र ने इतना कहा और उसके बाद वो बाहर आ गया। उसके साथ नुपुर और बाकी के लोग भी बाहर आ गए। नितिन बाहर खड़ा उदास बैठा हुआ था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे। वो अदिति के पास्ट के बारे में अच्छे से जानता था और उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था,
लेकिन अदिति तो रुद्र से प्यार करती थी और अब उसे यही बात खल रही थी कि वो वापस आ गया था। हालांकि उनके बीच में वैसा कुछ नहीं है, ये बात अब उसे राहत दे रही थी। इसके अलावा अदिति ने उसे ये भी बताया था कि रुद्र पता नहीं क्यों उससे नफरत भी करता है। अदिति ने उसे ये भी बताया था कि वो रुद्र से किसी भी हाल में अपने पास्ट के बारे में नहीं बता सकती। अब उनके बीच पहले वाली जैसी कोई बात नहीं बची थी। यही वजह थी कि नितिन ने आज उसे प्रपोज करने की हिम्मत दिखाई थी। मगर एक तरफ जहाँ उसने उसे प्रपोज कर दिया, ये बात उसे अच्छी लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात का गम भी था कि उसकी वजह से अदिति हर्ट बहुत हुई थी। वो यही सोच रहा था कि वो ठीक हो जाए और उसके बाद वो उससे फिर इसके बारे में बात करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अब ये सोचने लगा था कि आखिर वो कौन सा गम है जो अदिति को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसे उस सवाल का जवाब भी चाहिए था कि उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अदिति इतना बदल गई। सवाल कई सारे थे और जवाब वो सब अदिति के पास थे, मगर कैसे मिलेंगे उसके सवालों के जवाब उसे? ये भी एक बड़ा सवाल था जिसका हल उसे निकालना था और अब वो उसी के बारे में सोचने लगा था। उसने लखनऊ आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी दुश्मन समझ रहा है, एक रोज वो उसके बारे में ही सोचने लग जाएगा कि आखिर वो किस वजह से इतनी दुखी रहती है। क्या अदिति के रहस्य से उठेगा पर्दा? आखिर बेचारी अदिति किसके साजिश का शिकार हुई थी? कौन था वो अनजान शख्स? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, जिसका अगला भाग बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।